हाय दोस्तों, मैं मुकेश कुमार गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुपर MS 91 पे। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है यह है मनोविश्लेषणात्मकवाद संप्रदाय। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे किस मनोवैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया है। उनका नाम है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड जो मनोवैज्ञानिक थे यह वियना के थे दोस्तों, वियना के थे। इनका जन्म जो हुआ था 6 मई 1856 ईस्वी 1856 ईस्वी वियना में। फिर क्या हुआ, यह वहां से चले आए कहां पे, पेरिस में। दोस्तों, पेरिस में आने का मुख्य कारण यह था कि इनके माता पिता बचपन में ही क्या हो गए थे, स्वर्गवास हो गए थे, जिसके कारण इनका जो बचपन बीता वो कहां बीता, अनाथालय में। इनका जो बाल्यावस्था बीता वो अनाथालय में बीता। उसके बाद जब ये बड़े हो गए तो एक डॉक्टर के रूप में निकले। यह एक डॉक्टर बने। वह उस डॉक्टर मतलब डॉक्टर ये किसके बने, ये पागलों के डॉक्टर बने दोस्तों, पागलों के डॉक्टर। तो पागलों डॉक्टर बनने के बाद ये कहां पे गए, यह गए पेरिस। दोस्तों कहां गए, पेरिस। और पेरिस कहां पड़ता है दोस्तों, फ्रांस में। आप जानते हो वहां की राजधानी है पेरिस। यहीं पे एक जगह है जिसका नाम है पेंसी नगर में ये गए और वहीं पे एक हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल का नाम था पेंसी हॉस्पिटल। दोस्तों, जो पेंसी हॉस्पिटल है पेंसी नगर में, यह पेंसी हॉस्पिटल विश्व का सबसे बड़ा पागलों का हॉस्पिटल है। पागलों का हॉस्पिटल है, ठीक है ना। सबसे बड़ा पागलों का ये क्या है, हॉस्पिटल है विश्व में। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यही कि वो क्या बने थे दोस्तों, डॉक्टर। ध्यान रखिएगा। तो यहां पे हम ये समझे कि सिगमंड फ्रायड जी की जीवन काल कैसे चला, वो कहां पे कैसे आए। यहाँ पे हमें पता चल गया कि वो पेंसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे। वो जो हॉस्पिटल था वो विश्व का सबसे बड़ा पागलों का हॉस्पिटल था। दोस्तों, कभी प्रश्न ये भी पूछता है कि भारत में सबसे बड़ा पागलों का हॉस्पिटल कहाँ है। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं इस क्वेश्चन को। भारत में पागलों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल दोस्तों यह है कहां पे है, आगरा। दोस्तों ये हमारे यूपी में ही है, आगरा जिला है। वहां पे सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पागलों का। इस चीज को आप कॉपी नोट कर लीजिएगा या तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा दोस्तों। चलते हैं हम आगे, देखते हैं अब इन्होंने किस तरीके से मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के बारे में बात की। हाँ दोस्तों, हम देखते हैं क्या हुआ। सिगमंड फ्रायड जब आए, इन्होंने क्या किया, किस पागल या कह सकते हैं पागल मानव पे शोध किया। और शोध करने के बाद इन्होंने देखा कि एक मानव का मस्तिष्क किस तरीके से कार्य करता है। उस कार्य करने में उसी मस्तिष्क को इन्होंने 3 भागों में बांटा। अब ध्यान रखिएगा, मन या मस्तिष्क। आपको पता है, हमने पढ़ाया है कि मन या मस्तिष्क दोनों एक ही चीज है, किसमें, मनोविज्ञान में। तो इन्होंने मन के बारे में 3 बातें बताई। 3 बातें कैसे, 3 भागों में बांटा मन को। वो कौन कौन सा था, थोड़ा ध्यान दे दिया जाए। यहाँ पे देखते हैं। पहला जो था वह था अचेतन, दूसरा था अर्धचेतन और तीसरा था चेतन। सिगमंड फ्रायड ने मन को 3 भागों में बांटा। पहला था चेतन, दूसरा था अर्धचेतन, तीसरा था चेतन। अब इसके बारे में हम समझते हैं एक एक करके। जो अचेतन था, सिगमंड फ्रायड ने बताया इस पे शोध करके कि जो अचेतन है यह जन्मजात है।
दोस्तों बालक या मनुष्य में या मानव में जब भी वो पैदा होता है उसको जन्मजात ये चीजें मिलती हैं या नेचर के द्वारा। तो यहाँ पे कहा गया कि जो अचेतन है वो जन्मजात है। ठीक है दोस्तों, ये जन्मजात है। लेकिन अर्धचेतन और चेतन ये क्या है? अर्धचेतन जो है दोस्तों ये अर्जित है। अभी आपको हम समझाएंगे किस प्रकार से ये अर्जित है, और चेतन भी क्या है? अर्जित है। अर्जित का मतलब आप समझते ही हैं। अर्जित मतलब ये होता है जो चीजें हम आके सीखते हैं और उसे प्राप्त करते हैं, वही क्या कहलाता है? अर्जित। ठीक है, जिसको हम प्राप्त करते हैं किसी माध्यम से या किसी के द्वारा उसको हम लेते हैं तो वो अर्जित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जन्मजात जो हमें बचपन से ही हमारे साथ आया है। तो दोस्तों जन्मजात में इन्होंने बताया कि जो जन्मजात है इसमें क्या होता है, एक नियम बताया, तीनों के लिए अलग अलग नियम बताया। इन्होंने बताया जो जन्मजात है वो सुख का नियम है। किसका नियम है दोस्तों? सुख या आनंद का नियम है। यहाँ पे लिख सकते हैं सुख का नियम, सुख का नियम। इसी को हम कह सकते हैं आनंद का नियम। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें बालक क्या करता है? उसकी बड़ी इच्छा होती है। ध्यान रखिएगा, इसमें बालकों की इच्छाएं बढ़ती हैं, बहुत इच्छा होती है अचेतन मन में। तो यहां पे कह सकते हैं इच्छाओं का भंडार। यहां पे कह सकते हैं इच्छाओं का भंडार। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अचेतन मन में, अचेतन मन में क्या है? जन्मजात है पहली चीज। इसमें सुख का नियम है, मतलब कि सुख की प्राप्ति बालक करता है, बहुत सुख में रहने की बात करता है। और उसके बाद क्या है? आनंद का नियम। आनंद का मतलब उसे आनंद की तरह रहता है, इसे कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें इच्छाओं की बहुत इच्छा होती है, इच्छाओं का भंडार होता है। किसमें? अचेतन मन में। दोस्तों जो बालक होता है इसमें 90%, दोस्तों यहाँ कह सकते हैं 90%, 90% मानव के मस्तिष्क में क्या होता है? अचेतन मन होता है। क्या होता है? अचेतन मन होता है दोस्तों। कितना परसेंट? 90%। ठीक है, और कुछ समझ लेते हैं इसके बारे में। जो अचेतन मन है ये किस पे काम करता है दोस्तों, समझते हैं। ये काम जो करता है, इसके मुख्य जो बिंदु है जिसके लिए ये महत्वपूर्ण है, उसमें आते हैं 3 शब्द। आप ध्यान रखिएगा, 3 शब्द। पहला जो होता है वो होता है भावना, भावना। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो होता है भावना के बाद जो हम समझते हैं वो होता है संवेग, संवेग दोस्तों। ठीक है, तीसरा जो होता है मूल प्रवृत्ति, सॉरी ठीक है दोस्तों, मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति हुआ, संवेग हुआ, भावना हुआ। ये तीनों चीजें किसमें होती हैं? अचेतन मन में होती हैं। तो बात ये बनती है कि भावना क्या होता है दोस्तों। थोड़ा सा हम इनके बारे में जिक्र कर लें जिससे कि आपको पता हो। दोस्तों देखिए भावना क्या होता है, देखिए यहां पे लिखते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। भावना, भावना के बारे में देख लेते हैं। भावना जो है दोस्तों यह है विचारों का आंतरिक रूप, आंतरिक रूप। भावना क्या है? विचारों का आंतरिक रूप। ठीक दोस्तों, मतलब कि हमारे अंदर भावना होती है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती है, वो कोई समझ नहीं पाता, बस हमारे अंदर ही रहता है, वही कहलाता है भावना। दूसरा जो हमने बताया आपको दोस्तों वह था संवेग। क्या है? संवेग। यह संवेग क्या होता है दोस्तों? यह होता है विचारों का बाह्य रूप। मतलब जब मेरे अंदर कोई भावना आती है, अगर वही चीज हम बाहर निकाल देते हैं किसी के माध्यम से, किसी के द्वारा, किसी के सामने, तो वो चीज क्या हो जाती है दोस्तों? वो हो जाती है संवेग। मतलब हम कह देते हैं अपनी चीजों को। ठीक है, उसके बाद आता है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति क्या होता है दोस्तों? मूल प्रवृत्ति क्या होता है कि जो भी विचार होते हैं मानव के, वह एक क्रियात्मक रूप धारण कर ले। क्रियात्मक मतलब उसे हम कर दें, उसे हम क्या करें? कर दें। जैसे कि मान लीजिए हमें बहुत खुशी हो, मान लीजिए मुझे बहुत किसी चीज से गुस्सा आ रही है, तो मेरे अंदर भावना है, मैं उसे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, दिखा नहीं रहा हूं, तो वो भावना है। लेकिन अगर मैं किसी के द्वारा उस चीज को कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए मुझे गुस्सा उन पे आ रही है, मैं वही चीज कह रहा हूं किसी के माध्यम से कि हमें उन पे इस तरह का प्रतीत हो रहा है, तो वो कहने वाली चीज किसमें आ जाएगी? उस संवेग में आ जाएगी।
ठीक है दोस्तों। लेकिन जब वही क्रिया उनके खिलाफ कर दे, वही जो उन्होंने मान ली मुझे कुछ कहा, मैंने उसके खिलाफ कोई क्रिया कर दिया, क्रिया का मतलब ये हो गया कि हम उनके खिलाफ कुछ कर दिए, करने का मतलब समझ में आया ना, कुछ कर दिए, क्रिया कर दिए। तो जब क्रिया कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मूल प्रवृत्ति। तो यहां कह सकते हैं विचारों का क्रियात्मक रूप, विचारों का क्रियात्मक रूप। ठीक दोस्तों, ये हम समझे। ये जो हमारी ये बात है, ये बातें किसके लिए हैं, अचेतन मन के लिए है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि अचेतन मन की क्या क्या विशेषताएं हैं दोस्तों। इसे हम कभी बोलते हैं कि सुखवादी नियम। प्रश्न पूछता है सुखवादी नियम किसमें है, तो सुखवादी नियम क्या है, अचेतन मन है। ठीक है। आनंदवादी, जो ये शब्द बनते हैं, ये शब्द किसके लिए होते हैं, ये होते हैं अचेतन मन के लिए। आप यहाँ लिख सकते हैं सुखवादी, आनंदवादी। ठीक है। ये सारे नियम किसमें आएंगे, ये सारे नियम आएंगे अचेतन मन में दोस्तों। ठीक है। आते हैं, हम समझते हैं कि ये चेतन मन क्या है दोस्तों। चेतन के बाद हम लोग समझेंगे अर्धचेतन के बारे में। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद फिर आपको हम बताते हैं। हाँ दोस्तों, देखिए चेतन क्या होता है, चेतन पर हम समझेंगे। ये यहां पे हमें पता चल गया ये जन्मजात होता है, लेकिन चेतन क्या होता है, अर्जित होता है, या किसी माध्यम के द्वारा हम प्राप्त करते हैं दोस्तों। ये जन्मजात नहीं होता, ये अर्जित होता है। ठीक है। अचेतन मन सुख का नियम था, लेकिन यह जो है दोस्तों नैतिक का नियम है। कैसा नियम है, नैतिक, समझते हैं, नैतिक का नियम, या नैतिकता कर सकते हैं, नैतिक का नियम। ठीक है। नैतिक इसको कर सकते हैं सामाजिक नियम, सामाजिकता का नियम। इसे हम सामाजिकता का भी नियम कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम चाहेंगे तो इसे ये भी कर सकते हैं नैतिकता का नियम, सामाजिक का नियम, ये सब चीजें मानी जाती है, क्योंकि ये अर्जित है। समाज में जब जाते हैं तो ये प्रक्रिया होती है, समाज के अनुसार हम जाते हैं तो वहां से कुछ न कुछ हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो हम अर्जित करते हैं दोस्तों। इसे हम कर सकते हैं आदर्शवादी नियम, आदर्श का नियम। बात ये आती है कि ये आदर्श का कैसे है। आदर्श का इसलिए दोस्तों, जब समाज में कोई क्रिया होती है, उस क्रिया को हम वैसे ही अपने अंदर ले लेते हैं, तो वो चीज हम आदर्श को लेके चलते हैं, आदर्शों पे चलते हैं, आदर्शों के विचारों पे चलते हैं। ये सारी चीजें जो आती हैं, ये किसके अंतर्गत आती हैं, चेतन के अंतर्गत। और चेतन जो है, ये मनुष्य के मस्तिष्क का लगभग कितने % होता है, 10% दोस्तों। कितने %, 10%। इसको आप समझिएगा, ये 10% होता है। आगे हम देखते हैं अर्धचेतन के बारे में दोस्तों। हमने आपसे बताया कि अर्धचेतन भी क्या है, अर्जित है। अर्धचेतन भी क्या है, अर्जित है। लेकिन अर्धचेतन अर्जित है, इसमें क्या होता है समझते हैं दोस्तों। 90% ये है, 10% ये, दोनों का मेल ही क्या होता है, अर्धचेतन। तो हम इसको कैसे समझेंगे, कह सकते हैं यहां पे ऐसे, अचेतन और चेतन, अर्धचेतन और चेतन के मध्य की अवस्था, मध्य की अवस्था मतलब अर्धचेतन क्या है, अचेतन और चेतन के मध्य की अवस्था है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पे हमने आपको बताया कि ये सुख का नियम है, अचेतन आनंद का नियम है। ठीक है। यहाँ पे नैतिकता का नियम है, या नैतिक का नियम है, सामाजिक का नियम है। लेकिन इसमें कौन सा नियम चला, इसके बारे में समझ लेते हैं। इसमें जो था वास्तविकता का नियम दोस्तों। किसका नियम, वास्तविकता का नियम। इसमें वास्तविकता का नियम चल। अब इसको ध्यान में रखिएगा, वास्तविकता का नियम, यहाँ पे नैतिक का नियम। ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा सुख का नियम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात ये आती है कि एग्जाम्पल समझते हैं कि वास्तविक क्या होता है। ठीक है। अब तो ये और ये समझ गए किस तरीके से है। तो अभी वास्तविकता का नियम हम समझते हैं कि एग्जाम्पल में, इसके बारे में एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या समझेंगे कि ऐसे मान लीजिए किसी भी बालक का किसी चीज का अचानक भूल जाना, जैसे कोई चीज हम याद करते हैं, अचानक भूल गए, तो यह जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, अर्धचेतन में। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो समझिए आप कि कोई भी बालक है, ठीक है, कोई चीज देखता है और वहां पे ये समझता है कि ये चीज हम चोरी कर, मान लो मेरे पास पेन है और यह पेन मैं ऐसे रख दिया
और मैं देख रहा हूं कि मेरा मन कर रहा है कि मैं इसका चोरी करूं, तो जो चोरी करने का मन आ रहा है वो किसमें आ रहा है? अचेतन में आ रहा है। मन जो हमारे अंदर आ रहा है मतलब ऐसा करूं, जबकि गलत काम है। गलत करने का काम भी यहीं से आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जितने भी आप गलत काम करते हैं, जो भी गलत काम करने की उत्तेजना आती है वो कहां से आती है? अचेतन मन से दोस्तों आती है। कहां से आती है? अचेतन मन से आती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब बालक, कोई भी बालक यह पेन देखता है और पेन बहुत ही खूबसूरत है, अगर वो उसको चोरी करने का मन करता है तो वो उसकी क्या है? अचेतन है। लेकिन जब वहीं पे उसको दूसरा उसका माइंड जो चेतन है, जो उसको जागरूक करता है कि नहीं यह काम क्या है? गलत है, अगर यह इसको रोक देता है तो वह क्या कहलाता है? वो क्या कहलाएगा? अर्धचेतन। मतलब ये हुआ कि आप जो कोई कार्य कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि उस समय में वह कार्य गलत है, तो उस समय के अनुसार आप चल रहे हैं ना, तो वो वास्तविकता का नहीं है। एज एग्जाम्पल, अगर वहां पे कोई नहीं रहता और फिर अब उस चीज को चुरा लेते, कोई नहीं है और उस चीज को आपने क्या किया? चुरा लिया, तो वो क्या हो गया? वह जब चुरा लिया, आपने चोरी कर लिया, तो वह क्या हो गया? अर्धचेतन। ठीक है, अर्धचेतन का तात्पर्य यही है दोस्तों, वास्तविकता के साथ, समय के साथ चलना। जैसा समय कहता है उस हिसाब से काम करो, यही होता है अर्धचेतन। अर्धचेतन हमेशा अचेतन और चेतन के मध्य की अवस्था होती है दोस्तों। तो हमारे मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड जी ने यह मन या मस्तिष्क या कह सकते हैं मन को 3 भागों में बांटा है, एक अचेतन, एक अर्धचेतन और एक चेतन। इसमें एक चीज और कही गई है, इसमें यह कहा गया है कि जो चेतन है इसकी तुलना किया गया, मन की तुलना ये सिगमंड फ्रायड जी ने की है किससे? एक बर्फ के शिलाखंड से। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है, बर्फ के शिलाखंड से मन की तुलना करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? सिगमंड फ्रायड। यहां समझ लेते हैं कि एग्जांपल समझिए कि ये मान लीजिए ऐसे बर्फ का शिलाखंड है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, ठीक है, यहां पे क्या है? ये है चेतन। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यह क्या है? चेतन है, और यह क्या है? अचेतन है। यहां पे लिख सकते हैं बर्फ का शिलाखंड, बर्फ का शिलाखंड। अब बर्फ का शिलाखंड है, इसको चेतन बताइए, इसको अचेतन। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि जो अचेतन है वो बहुत ही ज्यादा है, 90% है। मतलब कि इसकी जो मानव शरीर में इसका जो विकास होता है वो सब तक कितना होता है? जन्मजात होता है, ये 90%। ये ज्यादा कहता है काम करने के लिए, इसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन चेतन जो है हम अर्जित प्राप्त करते हैं, जो समाज में आने के बाद हम पाते हैं, नैतिकता के द्वारा पाते हैं, वो चेतन होता है। यह तुलना जो है, ये मन की तुलना दोस्तों ध्यान रखिएगा, यही मन की तुलना किससे की गई है? बर्फ का शिलाखंड। बर्फ के शिलाखंड से तुलना की, उन्होंने बताया कि बर्फ का जो शिलाखंड है उसके ऊपरी परत में चेतन है और नीचे क्या है? अचेतन है। तो यहां से हमें समझ में आया कि अचेतन सबसे ज्यादा होता है 90% और चेतन जो होता है वो कम होता है। दोस्तों यहां से हमें ये समझ में आया, कभी भी आपसे प्रश्न पूछता है, इसको ध्यान में रखिएगा, बर्फ का शिलाखंड का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? तो आपको आंसर आना चाहिए सिगमंड फ्रायड जी से। ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ? सिगमंड फ्रायड जी ने कुछ व्यक्तित्व के बारे में भी अपने बात किया, मानव के व्यक्तित्व, पर्सनालिटी जैसे कहते हैं, उसके बारे में भी इन्होंने क्या किया? इसको भागों में बांटा है। तो दोस्तों यह वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, जिसके कारण से हम ऐसा करते हैं कि इस वीडियो को अगले ही भाग में इसको बताएंगे कि व्यक्तित्व पे किस तरीके से इन्होंने बताया है, और इनकी कुछ पुस्तकें भी उसी के माध्यम से बनी है, उस पुस्तक के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो हमें इतना समझ में आ गया किस तरीके से सिगमंड फ्रायड जी ने अपने मन के बारे में या मानव के मन को लेकर किस तरीके से इन्हें 3 भागों में बांटा और इसमें क्या क्या मुख्य था। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपसे विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हम भी क्या हो, प्रोत्साहित हो और वीडियो हमेशा बनाते रहे दोस्तों, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और सभी लोग अच्छे से सफलता प्राप्त कर सके। धन्यवाद दोस्तों।